हेलो एवरीवन। तो मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच अपनी मोस्ट अवेटेड सीरीज जीएस की सीरीज। जैसा कि लास्ट क्लास में शुभम सर ने अनाउंस किया है कि हम जीएस की एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट इस समय सबसे ब्लंडर सब्जेक्ट बन गया है वनडे एग्जाम्स के लिए, जिसका कोई तोड़ बच्चों के पास नहीं है, उसमें मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। तो जीएस के उस जो ब्लंडर बन चुका है वो सब्जेक्ट, उसके तोड़ को निकालने के लिए हम लोग एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हर वीक लगभग 2 से 3 वीडियोस को हम अपलोड करेंगे। अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ये डेली बेसिस पे भी हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सारे जीएस सब्जेक्ट्स की अलग अलग टॉपिक की एक वीडियो में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड पहले उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा और उसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के आप खुद से उन क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आता है प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और क्वेश्चन एग्जाम्स में, साथ ही साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आती है कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है। देखो, आप कोई भी जब बुक देखते हो तो बुक का पहले एक प्रीफेस होता है कि भाई इस बुक में क्या क्या लिखा है, किसके बारे में कहा गया है, किसके विचार हैं। वैसे ही अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करूं तो प्रस्तावना, अगर आप कोई व्यक्ति संविधान की सिर्फ प्रस्तावना पढ़ ले तो उस पूरे संविधान के नेचर को, कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को वो समझ सकता है कि भारत का संविधान क्या कहना चाह रहा है। मतलब कहूं, अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो पूरे संविधान का क्रस्ट क्या है, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है। उस पूरे संविधान में जो मोटी मोटी बातें कही गई हैं, जो संविधान का नेचर है, स्वरूप है, कंक्लूजन है, वो हमारे प्रस्तावना में लिख दिया गया है। मतलब एक बार आप प्रस्तावना को समझ लोगे तो आप लगभग आधे कॉन्स्टिट्यूशन को तो ऐसे ही समझ लोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, क्या कहना चाह रहा है। तो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं आज हम। तो पहले हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। बी द पीपल ऑफ इंडिया है क्या, हम भारत के लोग, भारत की जनता, इसमें क्यों लिखा गया है, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। तो अगर हम प्रीएम्बल को देख लेंगे तो हम देख लेंगे कि इंडिया भैया एक बी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम जैसे ही देखेंगे तो हम समझ जाएंगे, अच्छा जनता के शासन की बात की गई है, संविधान की सारी पावर किसको दी गई है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश के जनता को दी गई है, लोगों को दी गई है। मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई है, जनता के शासन की बात की गई है, डेमोक्रेसी की बात की गई है। फिर ये बताया गया है कि इसमें सोवरेन क्या होता है, इंडिया स्टेट जो होगा वो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। इन वर्ड्स को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसमें अगर आप पढ़ लोगे एक बार में कि जस्टिस, न्याय, तो हमारा संविधान है वो कितने प्रकार के जस्टिस को हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को प्रोवाइड कराता है। अगर आप पढ़ लोगे तो पूरे संविधान के सारे प्रोविजंस आपको इसी जस्टिस को, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को देते हुए दिखाई देंगे। अगला, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रीडम कितने टाइप की है, उस फ्रीडम को इसमें लिखा गया है। और आप जब संविधान पढ़ते हो तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, उसमें इन सारे टाइप की फ्रीडम्स को आपको दिखाई देगा। अगला, इक्वलिटी, कि कितने प्रकार की समानता है। तो भारत का संविधान कितने प्रकार की समानता हर एक नागरिक को प्रोवाइड कराता है। उस समानता को आप पढ़ते हो कि भैया हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर हो, तो अपॉर्चुनिटी यहां पे लिखा गया है। स्टेटस, हर व्यक्ति का समान, समाज में, देश में समान प्रतिष्ठा और सम्मान है, तो स्टेटस की इक्वलिटी है। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व होगा, भाईचारा होगा, ये भारत का संविधान कहता है, हमारे आइडियल्स कहते हैं, हमारा कल्चर कहता है, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की बात की गई है।
तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में कहा गया है। यही सब पूरा संविधान अगर आप पढ़ोगे तो प्रियम्बल पढ़ ली तो अपने आपने संविधान के पूरे कंक्लूजन को पढ़ लिया, समझ लिया। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहला की पॉइंट अगर हम देखें, आइडिया ऑफ प्रियम्बल, क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, पहला क्वेश्चन। तो आंसर मिलेगा अमेरिका का जो संविधान बना, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे पुराना लिखित संविधान, क्योंकि अमेरिका पहला देश है जिसने अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कब? 1783 में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लिखित संविधान दिया। इसीलिए अमेरिका को सबसे पुरानी लोकतंत्र कहा जाता है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछता है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा हमने कहां से ली है, तो लैंग्वेज हमने लिया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसकी जो लैंग्वेज अभी हमने देखा, जो लैंग्वेज लिखी गई थी वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अगला, ये जो आइडिया है, ये जो प्रस्तावना के विचार हैं, ये किस प्रस्ताव से संबंधित हैं? तो मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, आप सब लोग जानते हो इसको। संविधान सभा ने क्या बनाया था? संविधान बनाया था, ये बात हमें सबको पता है। और संविधान सभा की 3 मीटिंग जो पहली इंपॉर्टेंट है, पहली मीटिंग 9 दिसंबर को होती है, आप सभी को पता है। संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। 2-2 दिन के गैप पे दूसरी और तीसरी मीटिंग होती है। दूसरी 11 दिसंबर 1946 को होती है और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को होती है। ये जो तीसरी मीटिंग थी, तो आप पढ़ते हो पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, किसका? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर अगली मीटिंग होती है, उसमें चुनाव हो जाता है। अगली मीटिंग की हेड कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन या परमानेंट प्रेसिडेंट बने। क्लियर? तो तीसरी मीटिंग में ये जो प्रस्तावना में जो कुछ भी लिखा है उसका जो विचार था, वो आइडिया था, वो नेहरू जी ने। तो क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना का विचार 13 दिसंबर 1946 को तीसरी संविधान सभा की मीटिंग में नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया। किसने? नेहरू जी ने। याद रखना है, किसने प्रपोज किया? नेहरू जी ने। उद्देश्य प्रस्ताव इसी से प्रेरित है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो लिखा हुआ है उसमें जितनी विचार और जितने वैल्यूज को लिखा गया है वही तो प्रस्तावना में लिखा गया है। इसीलिए इसी उद्देश्य प्रस्ताव के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को क्या कहते हैं भैया? उद्देशिका भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कहां से लिया गया है प्रियम्बल? प्रियम्बल में जो विचार है वो कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी मीटिंग में नेहरू जी के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्ताव, वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया, उसी से इस प्रस्तावना के विचार लिए गए हैं। अगला, एक बहुत भारत के फेमस ज्यूरिस्ट हैं, बहुत फेमस लॉयर हैं, न्यायविद्या, बहुत प्रसिद्ध वकील हैं जिनका नाम N.A. पालकीवाला है। इन्होंने प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है? अगला क्वेश्चन, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के.एम. मुंशी जी ने इसको क्या कहा है? तो प्रियम्बल को के.एम. मुंशी, ये के.एम. मुंशी कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी जो थी, डिस्कस करेंगे हम किसी दिन, एक टॉपिक लेंगे संविधान सभा और उसको डिस्कस करेंगे। तो जो ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति थी 7 मेंबर्स की, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर साहब, और बाकी 6 मेंबर में एक मेंबर के.एम. मुंशी जी भी थे। और के.एम. मुंशी जी ने इसी प्रस्तावना को हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का है, हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली का है। तो हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन
किसने कहा है प्रस्तावना को? अगला क्वेश्चन, के.एम. मुंशी जी ने। अगला, ये भी ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति के सदस्य थे, 7 मेंबर्स में से एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा है प्रस्तावना को? इन्होंने कहा है द आइडिया ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म ड्रीम, भारत के दीर्घकालिक सपनों का विचार। मतलब जब संविधान बन रहा था तो जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है वो ये लिखा गया है कि हमारा भारत कैसा होगा, हमारे स्टेट का नेचर क्या होगा, हमारा देश किस विचारों पर, किन मूल्यों को आगे बढ़ाएगा, वो सब दिखा गया है। मतलब हमारे जो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हैं वही हमारे प्रियम्बल में लिखे गए हैं। क्लियर है भैया? अगला, तो अगर मैं प्रस्तावना को, अगर मैं इस स्लाइड को बात करूं, ये जो स्लाइड है प्रस्तावना ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना, इस स्लाइड की अगर मैं बात करूं तो जो एलिमेंट्स हैं, प्रियम्बल के एलिमेंट्स, मुख्य तत्व हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। सोर्स ऑफ द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ये लिखा गया है, प्रियम्बल में ये लिख दिया गया है कि भारत के संविधान का सत्ता का सोर्स क्या होगा, पावर का सोर्स क्या होगा। और मैंने अभी बताया था प्रस्तावना के पहले पॉइंट में ही लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के जो नागरिक हैं ये पावर के सोर्स होंगे। ये क्या होंगे? पावर के सोर्स होंगे। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया जब यहां लिखा हुआ है तो सोर्स ऑफ द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ क्या होगा? शक्ति, सारी संविधान की शक्ति किसमें है? पीपल ऑफ इंडिया में। बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के पास, मतलब डेमोक्रेसी, जनता का शासन, लोकतंत्र होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है? नेचर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर ऑफ, संविधान का या देश का स्वरूप क्या होगा? नेचर क्या होगा? कंट्री का या कॉन्स्टिट्यूशन का? यहां पे नेचर ऑफ कंट्री मतलब स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट और नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ कंट्री या नेचर ऑफ स्टेट या नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देश का, संविधान का स्वरूप क्या होगा, देश कैसा होगा। अरे भैया देश कैसा होगा ये लिखा है, हमारा देश कैसा होगा, हमारा स्टेट कैसा होगा ये लिखा हुआ है। हमारा स्टेट कैसा होगा? सोवरेन होगा, हमारा स्टेट सोशलिस्ट होगा, हमारा स्टेट सेकुलर होगा, हमारा स्टेट डेमोक्रेटिक होगा, हमारा स्टेट रिपब्लिक होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई? नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा? तो पहला, भारत का जो हमारा स्टेट होगा वो सोवरेन होगा, संप्रभु होगा। संप्रभु का मतलब होता है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, बिना किसी एक्सटर्नल मतलब विदेशी और बिना किसी इंटरनल आंतरिक प्रेशर के दबाव में आके स्वतंत्र रूप से काम करे। तो हमारा स्टेट मतलब हमारी गवर्नमेंट एक सोवरेन गवर्नमेंट होगी जो बिना किसी दबाव में काम करेगी। दूसरा, सोवरेन के बाद क्या लिखा हुआ है भैया? देखो सोवरेन के बाद क्या लिखा हुआ है? सोशलिस्ट होगा, समाजवादी होगा, मतलब वेलफेयर स्टेट होगा। कैसा होगा? वेलफेयर स्टेट होगा। तो दूसरा सोशलिस्ट होगा। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी होगा। समाजवादी का मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी होगा तो साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर भी होगा और स्टेट का नेचर वेलफेयर होगा, कल्याण करना होगा, गरीबों का कल्याण करना होगा। तीसरा और कैसा होगा? सेकुलर होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। कैसा होगा भैया? पंथ निरपेक्ष मतलब हमारे स्टेट का, हमारे देश का, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सेकुलर। और क्या होगा? डेमोक्रेटिक होगा, जनता का शासन होगा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, लोकतांत्रिक होगा, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाएगी।
और पांचवा क्या होगा, रिपब्लिक होगा। भैया हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, गणराज्य होगा। गणराज्य का मतलब होता है जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी है भैया, भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो जनता के द्वारा क्या होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो देखो अमेरिका, फ्रांस, इंडिया तीनों डेमोक्रेटिक भी हैं और रिपब्लिक भी हैं, क्योंकि इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। जनता के द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए राष्ट्रपति को चुनते हैं। क्लियर है। दूसरा, अमेरिका में सेम राष्ट्रपति को जनता द्वारा चुना जाता है, वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। फ्रांस का राष्ट्रपति भी सेम तरीके से चुना जाता है। ब्रिटेन, दूसरा एग्जांपल क्या है, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक तो है, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वहां का क्राउन बैठा हुआ है, राजा बैठे हुए हैं, वहां राजशाही है जो हाईएस्ट। डेमोक्रेसी तो है, जनता का शासन है, लेकिन संसद से, सरकार से ऊपर है क्राउन। सुना होगा प्रिंस, है ना, महारानी विक्टोरिया, प्रिंस चार्ल्स, है ना। तो वो वंशवादी परंपरा से है, फ्यूडल सिस्टम है, उसमें कोई उनका चुनाव नहीं होता है, इसलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है लेकिन डेमोक्रेटिक है। इंडिया, अमेरिका और फ्रांस एग्जाम्पल हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं और रिपब्लिक भी हैं। तो ये हमारे संविधान का स्वरूप होगा। अगला, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। तो उद्देश्य क्या होंगे, संविधान क्या प्रोवाइड कराएगा। तो देखो उद्देश्य क्या होंगे, यहां पे लिखा हुआ है। पहला उद्देश्य होगा संविधान 3 प्रकार का जस्टिस प्रोवाइड कराएगा, न्याय देगा। सोशल जस्टिस, समाज में सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा, सब समाज में बराबर होंगे, सामाजिक स्तर सबका समान होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस, दूसरा कौन सा जस्टिस है भैया, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, सबको आर्थिक संसाधनों पर सबका बराबर हक होगा, सबको आर्थिक रूप से सशक्त होने का पूरा अधिकार होगा और स्टेट सबको आर्थिक रूप से सशक्त करने में आगे बढ़ाएगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा पॉलिटिकल, सबका राजनीति में क्या होगा, सबका राजनीति में रिप्रेजेंटेशन होगा, हर व्यक्ति को वोट करने। तो हमने क्या अपनाया है, ए 1 पर्सन 1 वोट, हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है अगर वो एडल्ट है और एडल्ट की एज है 18 साल, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक मतलब सभी को, यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल, एडल्ट मतलब जो 18 साल से ऊपर है, और सफरेज या फ्रेंचाइज मतलब वोट करने का अधिकार। तो पहला जस्टिस देगा 3 प्रकार का। दूसरा लिबर्टी, स्वतंत्रता देगा। कितने प्रकार की स्वतंत्रता होगी भैया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। किसकी होगी, थॉट की, विचार की, अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। याद रखना है, ये 5 क्वेश्चन पूछेगा, अभी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन पूछे। इक्वालिटी, समानता होगी, किसकी, स्टेटस की, प्रतिष्ठा की, सबका सम्मान होगा, बराबर होगा, इक्वल ऑफ स्टेटस होगा। और अपॉर्चुनिटी, सबको आगे बढ़ने के लिए अवसर समान रूप से प्रोवाइड कराए जाएंगे। और क्या होगा, फ्रेटर्निटी होगी, बंधुता होगी, भाईचारा होगा। अगला भारत का ये संविधान आपको पता है कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को हमने इसको एडॉप्ट कर लिया और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। एक क्वेश्चन ये है कि भैया इसमें जो वर्ड हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और तीसरा इंटीग्रिटी, देखो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में नहीं थे। इनको कब ऐड किया गया, तो आज तक संविधान की प्रस्तावना में एक ही संविधान संशोधन हुआ है और उस संविधान संशोधन का नाम है 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे क्या नाम दिया जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। बहुत बड़ा संविधान संशोधन था ये,
लघु संविधान कहते हैं इस 42वें संविधान संशोधन को। और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए भारत की प्रस्तावना में। एक ही मात्र संविधान संशोधन हुआ है, पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा इंटीग्रिटी, अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 2 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। केसेस किसमें? जहां सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है प्रीएम्बल से संबंधित। पहला केस बेरुवारी यूनियन केस 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये कहा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है इस केस में। इसका मतलब प्रस्तावना जब संविधान का हिस्सा नहीं है तो उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा केस आपको पता है, माइलस्टोन केस, केशवानंद भारती केस 1973, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, किसी दिन उसको भी चर्चा में लाएंगे। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, अहम हिस्सा है। इसका मतलब जब संविधान का हिस्सा है तो संविधान में संशोधन मतलब प्रीएम्बल में भी संशोधन किया जा सकता है। और देखो 1973 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया और 1976 में 42वां संविधान संशोधन सरकार ने कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए किससे संबंधित? प्रीएम्बल से संबंधित। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इस प्रीएम्बल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको सारे आंसर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसके जो उद्देश्य हैं, मैंने अभी लिखवाया था ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? क्या फंडामेंटल राइट होंगे? बिल्कुल होंगे या नहीं होंगे? प्रीएम्बल विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और पार्लियामेंट। आंसर क्या होगा भैया? संविधान के उद्देश्यों को कौन भैया रिफ्लेक्ट करता है? सारे संविधान के उद्देश्य कहां लिखे हुए हैं? अरे प्रीएम्बल में ही तो लिखे गए हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था, सब कुछ कहां लिखा गया है? प्रीएम्बल में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का, अभी 5 प्रकार की स्वतंत्रता डिस्कस की थी, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। तो देख लो भैया, फ्रीडम ऑफ थॉट है, बिल्कुल है। रिलीजन, बिलीफ, इकोनॉमिक फ्रीडम, तो रिलीजन की है, रिलीजन मतलब वर्शिप है ना, पूजा करने की। बिलीफ की है फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम है क्या? नहीं है, इकोनॉमिक तो जस्टिस है। आंसर मिल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को ये सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आप सबको आएंगे। आज के बाद प्रीएम्बल में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को संविधान का भाग मान लिया? अभी मैंने डिस्कस किया है। पहला ये वाला होगा क्या? दूसरा ये वाला होगा क्या? तीसरा ये वाला होगा क्या? चौथा ये वाला होगा। क्लियर है भाई? तो ये चारों ही नहीं है, इसमें ऑप्शन एक ऐड करना है हमें। कौन सा? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। इसका आंसर ये होगा, है ना। ये चारों आंसर नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया, डॉक्टर कोहली नहीं है, बनारसी दास नहीं है, बोम्बई नहीं है और मलक सिंह नहीं है कौन सा? केशवानंद भारती केस 1973 हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही है? सोशल इक्वलिटी इज नॉट गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द कंट्री। सोशल इक्वलिटी इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नन ऑफ द एबव। सोशल, सामाजिक समानता संविधान में दी गई है या नहीं दी गई है? तो हमने पढ़ा था जस्टिस कितने टाइप का होगा भैया? 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक एंड तीसरा पॉलिटिकल।
और इक्वालिटी कितने टाइप की होगी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यही तो डिस्कस किया था। तो आंसर क्या होगा? सोशल इक्वलिटी की बात करता है? नहीं करता है। अगला, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ है? सेकुलर वर्ड, अभी मैंने बताया क्या है? भारत के स्टेट का, देश का कोई रिलीजन नहीं होगा और स्टेट सारे रिलीजन का समान रूप से सम्मान करेगा। देयर आर मैनी रिलीजन्स इन इंडिया, इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, बिल्कुल, रिलीजन डिपेंड्स ऑन द। अगला, देयर इज नो रिलीजन ऑफ, देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, देश का, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यही तो आंसर होगा, यही तो मैं बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन, किसने बोला है ये क्वेश्चन कई बार, हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अरे बता दो भैया, के.एम. मुंशी। अगला, कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? 1975 की बात कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कब हुआ? 1976, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अभी डिस्कस किया है मैंने। और उसमें क्या डाला गया? 3 वर्ड, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, आज तक का पंथ निरपेक्ष, एक ही संविधान संशोधन हुआ है। और तीसरा, इंटीग्रिटी, अखंडता। तो बताओ भैया, सोवरेनिटी थी पहले से, इक्वालिटी थी, ब्रदरहुड थी, क्या नहीं थी? इंटीग्रिटी नहीं थी जो जोड़ी गई। ब्रदरहुड यहां पे फ्रेटर्निटी है, ध्यान रखना, भाईचारा है ना, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। सेकुलर स्टेट कहां लिखा गया है? क्या फंडामेंटल राइट में कहीं लिखा है? 9th शेड्यूल में लिखा है, डीपीएसपी में लिखा है, प्रियम्बल में लिखा है? अभी तो हमने पढ़ा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला, उद्देशिका में क्या नहीं है? क्या थॉट की फ्रीडम है? बिल्कुल है। इकोनॉमिक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है, क्या नहीं है? इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। अगला, द प्रिंसिपल ऑफ ऑल पर्सन्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमंस क्या कहता है? आंसर है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं ना। अगला, प्रियम्बल, अगला क्या है भैया? देखो, किस प्रकार का न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? ये जस्टिस की बात है। 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों है। कौन सा नहीं है? रिलीजियस, रिलीजियस तो फ्रीडम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आंसर क्या है? प्रियम्बल। आंसर क्या है भैया? प्रियम्बल, प्रस्तावना। अच्छा, याद रखना, यहां पे करेक्शन, एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं मैं। अगर वो पूछे डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार, क्या पूछे? डॉक्टर अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है। तब फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आंसर होगा। अगर वो पूछे डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है? आर्टिकल 32, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वैसे किसे बोला जाता है? प्रियम्बल को, प्रस्तावना को, उद्देशिका को। अगला, किस केस में, देखो सिंपल सा है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट घोषित किया और फंडामेंटल स्ट्रक्चर माना? केस का नाम बता दो। केशवानंद भारती। ये कंट्रोवर्सी नहीं, केस लिखना इसको। 1973 अभी डिस्कस किया था हमने। केशवानंद भारती केस, कंट्रोवर्सी नहीं कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? केस कहते हैं।
भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय? भैया 3 प्रकार का, कई बार डिस्कस किया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगला क्वेश्चन, किसने बोला भैया संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, भारत कैसा होगा, ये प्रियम्बल में लिखा गया है। ये किसने बोला? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। अगला, भारत प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन कितनी बार डिस्कस कर लिया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल के दौरान 42वां संविधान। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो तीनों प्रकार के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों प्रकार के जस्टिस किसमें दिए गए हैं? प्रियम्बल में। ये कहां से लिए गए हैं? ये तीनों प्रकार के जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो रसिया की समाजवादी क्रांति, रसिया की सोशलिज्म, सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशन है, रसिया लिख सकता है या लिख सकता है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, आंसर होगा उसी का। उनका जो थीम था, जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में वर्ल्ड हिस्ट्री में, 1917 की रूस की क्रांति, जिसको समाजवादी जिसको कहा जाता है, वहां से सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट निकला। उसका थीम ही था सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कराना। अगला, किसने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी परमानेंट अनलेस इट हैज सोशल डेमोक्रेसी इन इट वैल्यूज? मतलब जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब समाज में सब बराबर हों, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब सामाजिक न्याय, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब सोशल जस्टिस, सब बराबर हों, समाज में जब तक सब बराबर हों तभी पॉलिटिकल लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब तभी जो लोकतंत्र है, जनता के द्वारा शासन, वो सही रूप में आएगा। ये किसने कहा? डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने कहा कि पहले सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करो, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करो, तभी पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगी। अगला, भारत के संविधान के निर्माताओं का पूरा कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट कहां पे होता है? एक ही चीज है जो पूरे संविधान को रिफ्लेक्ट करती है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला, किसने बोला है प्रियम्बल को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड? भैया बता दो किसने बोला है। ये इसको सही कर लेना, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, NA पालकीवाला, हिंदी में सही लिखा है NA पालकीवाला। ये मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? ध्यान रखना, ऑर्डर सही रखना है क्योंकि ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो पहले सोशलिस्ट, फिर सेकुलर और फिर इंटीग्रिटी। तो देख लो, सोशलिस्ट कहाँ है? ये है, सेकुलर भी है और इंटीग्रिटी है, आंसर हो गया बी। अगला, द ओरिजिन ऑफ प्रियम्बल इज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946, यही तो बताया था। नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसी के वैल्यूज को, उसी के पॉइंट्स को, प्रोविजंस को हमने प्रियम्बल में डाला है। ठीक है, तीसरी मीटिंग थी संविधान सभा की, बिल्कुल। द प्रियम्बल इज नॉट कॉल्ड उद्देश्य का, गलत, तभी तो कहा गया प्रियम्बल को क्या? उद्देश्य का। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 सही होगा। अगला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कंप्लीट डोमिनेंस, नहीं डोमिनेंस नहीं होगा, सॉवरेनिटी। ये सॉवरेनिटी का मतलब पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। मैंने वर्ड बोला ना, सॉवरेनिटी है, सोवरेन होगा। सॉवरेनिटी मतलब इंडिया एक सोवरेन कंट्री होगा, यही तो लिखा है संविधान में। इस सोवरेन का मतलब मैंने पहले ही बताया, कोई भी ऐसा देश, वहां की सरकार बिना इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में आए स्वतंत्र रूप से पूर्णता डिसीजन लेती है, उसी को कहते हैं सोवरेन। पावर ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन ओनली इंटरनल मैटर्स, ओनली एक्सटर्नल, गलत, गलत, दोनों में होनी चाहिए। आंसर हो गया सी, पावर टू टेक सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। चलो भैया अगला देख लो। जो संविधान की प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उसमें 3 वर्ड लिखे हैं। पहला लिबर्टी लिखा है, नहीं लिखा है, बिल्कुल। दूसरा इक्वालिटी लिखा है और तीसरा बंधुत्व, फ्रेटर्निटी लिखा है। ये तीनों हमने देखे अभी संविधान में। देखो संविधान की प्रियम्बल में तीनों वर्ड लिखे हुए हैं। जब हमने स्टार्ट में देखा तो यही तो बताया,
3 वर्ड लिखे हुए हैं, देखो, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब जाओ वर्ल्ड हिस्ट्री में, मैंने बोला सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन का थीम था, लोगो था। और ये जो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, किसका? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई? 1789 में। और रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 1917 में, जहां से समाजवाद आया। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें लिख भी सकते हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी लिख सकते हो ना, फ्रांस से, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1989। अगला क्वेश्चन देख लो। केशवानंद भारती केस 1973, प्रस्तावना को अमेंडेड मान लिया, अमेंडेबल मान लिया है कि वो संशोधन हो सकता है, बिल्कुल माना है, तभी तो संशोधन हुआ है। इसका मतलब संविधान का पार्ट माना था, बिल्कुल सही बात है। अगला, बेरुवारी केस में प्रस्तावना को क्या माना था? नहीं, बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया था कि संविधान का पार्ट नहीं है, इसीलिए संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा आंसर गलत है, पहला सही है, आंसर क्लियर हो गया। समाजवाद किस स्वरूप को अपनाया है? समाजवाद बताओ भैया। तो मैंने बोला था सोशलिज्म का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब क्या है? मतलब है वेलफेयर स्टेट। क्या मतलब है? कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य होगा जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होगा, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट इंडस्ट्री भी काम करेंगी और सरकारी भी होंगी, पब्लिक सेक्टर भी होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, जो इकोनॉमी में हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। मैंने वैसे इकोनॉमी पढ़ाई है तो डिस्कस किया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट होगा, सरकार गरीब वंचित लोगों का ख्याल रखेगी, उनका ध्यान रखेगी, कल्याणकारी राज्य होगा। यही है कौन सा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। नेहरू जी का समाजवाद कहते हैं इसे, नेहरू का समाजवाद कहते हैं। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? आपको पता है भारत में डेमोक्रेसी की कौन सी है? इनडायरेक्ट है। दुनिया में अधिकांश देशों में कैसी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट, जहां पर जनता के द्वारा एमपी और एमएलए चुने जाते हैं और वो एमपी और एमएलए जिस पार्टी के बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में आपको पता है नेहरू जी ने तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950 को पूछ रहा है जो संविधान लागू हुआ उसमें प्रियम्बल की स्थिति क्या थी? तो देख लो, प्रियम्बल की स्थिति थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, सोवरेन सेकुलर, सेकुलर वर्ड 1976 में जोड़ा गया, गलत हो गया। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, टोटली सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, नहीं, ये दोनों वर्ड जोड़े गए। तो आंसर क्या होगा? सोवरेन होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। ये 3 वर्ड थे तो सी आंसर हो गया। तो ये हमारा आज अपनी ये नई जीएस की सीरीज का पहला लेक्चर क्लियर हुआ, खत्म हुआ, जहां पे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स प्रियम्बल से संबंधित और आज तक लगभग 30 सवाल जो अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन 30 के 30 सवालों को हमने 29-30 सवालों को हमने डिस्कस किया। क्लियर है? तो ये आज हमने ओवरऑल पहला टॉपिक कवर किया है। आई होप ये सारा ये नई सीरीज जो हमने शुरू की है जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ टॉपिक को, क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप सारे लोग बहुत प्यार दोगे, हमें मोटिवेट करोगे और हम इस प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ सारी एसएससी से रिलेटेड, वनडे एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को अगर आपको कनेक्ट रहना है, उससे अपडेट रहना है, तो हमारे चैनल रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ऑफिसर बैच, इसमें ऑफिसर बैच जो है सारे, ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एसएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो अपडेट चाहिए, वो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। हमारे चैनल का नाम है आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन। टेलीग्राम चैनल है,
इस चैनल को ज्वाइन करके आपको सारे प्रीवियस ईयर के लगभग 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आपको यहां से मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं है इसमें लेना है। ये हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमारी वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं, वहां से आप 1000 ऑफ फ्री मॉक टेस्ट है। इस आरबी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो, परख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। ये हमारा ऑफिसर्स बैच है, जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, जीके ये सब कुछ पढ़ेंगे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स, और ये लगभग 9 महीने की वैलिडिटी है 1999 में, और 15 महीने की वैलिडिटी है 2499 में। इसमें नया क्या है, हम डेली टारगेट बैच, टारगेट ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डेली टारगेट ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, जिससे आप जुड़ सकते हो, और डेली टारगेट्स जो आप हमारी तरफ से आपको दिए जाएंगे, इससे अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हो। इसके साथ साथ इसमें करंट अफेयर्स के आपको वीडियो, उनकी कंपाइलेशन, ठीक है, सारी सब्जेक्ट्स की ई बुक्स, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऑफिसर बैच में इंक्लूड करके, इस बैच में सब कुछ आपको अवेलेबल होगा एक साथ। ये सारा कुछ इस बैच में कवर किया गया है, जो फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा टारगेटेड बैचेज अलग अलग हैं, जिसमें आप मैथ का बैच ले सकते हो, द्रोणाचार्य बैच शुभम सर का। इसके अलावा आप जीएस के अलग अलग, जीएस का ले सकते हो, इंग्लिश का ले सकते हो, रीजनिंग का ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। इसके अलावा हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्या करते हैं, ई बुक प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ ये सारी प्लेलिस्ट आपको मौजूद हैं, और ये हमारे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक्स और ये प्लेलिस्ट है। तो आई होप कि हमारा ये पहला सेशन, पहला जो टॉपिक था, पहला जीएस का क्लास था, बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे हम चाहते हैं कि हम इस सीरीज को रेगुलर बेसिस पे लेके आएँ। आप लोग इतना सपोर्ट करिए, इतना शेयर करिए, जिससे हम इसको रेगुलर बेसिस पे लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच।